हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिवीजन सीरीज, जिसके अंदर हम सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे एक एक करके, और उनको जो है रिवाइज करते चलेंगे ताकि आपको एग्जाम्स के अंदर ईज हो जाए रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो आज से हम जो स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 व्हिच टॉक्स अबाउट व्हाट, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। तो सर ये क्या चीज होती है अब अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। हम अब मतलब समझते हैं इसका कि क्या कहना चाहता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो हम कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। इट टॉक्स अबाउट व्हाट, इट टॉक्स अबाउट सर अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब ये टैक्सेस हमें पता है भाई, टैक्स क्या होते हैं, हमने इंटर में ही पढ़ा है। हमारे अगर हम इनकम अर्न करते हैं तो हमें इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो है इनकम टैक्स जो है पे करना पड़ता है। बट इसकी अकाउंटिंग भी तो करनी पड़ेगी। अगर बिजनेस रन करो देन यू नीड टू प्रिपेयर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अकाउंटिंग सीखने के लिए आप कहाँ पे आओगे, AS 22 के अंदर आओगे। और अगर आप इंडियस पढ़ोगे तो इंडियस 12 के अंदर जाओगे। तो यहाँ पे बात करते हैं कि टैक्सेस। ठीक है, टैक्सेस अकाउंट्स के अंदर कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, टैक्सेस अकाउंट के अंदर बात करते हैं, टैक्सेस जो होंगे हमारे वो होंगे दो तरीके के। ठीक है, तो जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हमारा टैक्स एक्सपेंस आ रहा है वो कितने भाग में डिवाइड होगा, वो होगा दो पार्ट में, विच इज करंट टैक्स एंड डेफर्ड टैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम किस चीज की बात करेंगे, एक होगा हमारा सर करंट टैक्स, एक होगा सर हमारा डेफर्ड टैक्स। ठीक है, अब इन दोनों में मतलब क्या है जी। ठीक है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स के अंदर क्या मतलब है, क्या फर्क है दोनों के अंदर, अकाउंटिंग इसकी हम क्यों डिफरेंटली करते हैं, या फिर टैक्स एक्सपेंस के अंदर दो चीजें डालने का मतलब क्या है। जब हम टैक्स सरकार को एक ही दे रहे हैं तो हम दो टैक्स क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने जो भी इनकम अर्न करी, ठीक है, वट एवर यू हैव अर्नड, ठीक है, आप उसको कहते हो अकाउंटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है, जो भी आपकी बुक्स में पैसा दिख रहा है कि भाई मेरा जो नेट प्रॉफिट है उसको मैं क्या कहूंगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट यहाँ पे यूज करूंगा। तो मेरी बुक्स के अंदर जो भी मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, बिफोर डिडक्टिंग माय टैक्स एक्सपेंस, उसको क्या कहूंगा मैं यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब मैं जाता हूँ इनकम टैक्स के पास। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप मुझे इस इनकम के ऊपर टैक्स दो। ठीक है, बट क्या डिपार्टमेंट मुझसे इसी इनकम के ऊपर टैक्स ले लेता है। डिपार्टमेंट कहता है नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप अकाउंटिंग के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं दोगे, आप दोगे जो प्रॉफिट्स कंप्यूट होंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, आपको उसके ऊपर जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो एक बड़ी बात आती है क्या, टैक्सेबल प्रॉफिट्स। तो दोनों में फर्क क्या है जी। ठीक है, दोनों में फर्क जो है दो चीजों का हो सकता है। एक चीज हो सकती है ऐसी जो टाइमिंग गैप आ रहा है दोनों के अंदर। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे रेवेन्यू नेचर के, कैपिटल नेचर के खर्चे हो जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कहता है आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, बट इनकम टैक्स कहता है कि भाई नहीं, आप इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करना है। देयर माइट बी सर्टेन डिफरेंस इन द वैल्यूज। ठीक है, एग्जांपल क्या ले सकते हैं, अकाउंटिंग मुझे पर कहती है कि आपको जो है डेप्रिसिएशन जो कंप्यूट करना है एज पर द कंपनीज एक्ट करना है। ठीक है, विच इज SLM WDV, यूजफुल लाइफ आप कहां से लोगे, कंपनीज एक्ट से लोगे। तो जो डेप्रिसिएशन निकलेगा मैं उस तरीके से कंप्यूट करूंगा। बट जब मैं जाता हूँ कहां पे, इनकम टैक्स एक्ट के पास, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आप जो निकाल के आए हो उसको तो आप एड बैक कर दो। ठीक है, आप उस डेप्रिसिएशन को क्लेम नहीं कर सकते, हम आपको बताएंगे डेप्रिसिएशन कैसे क्लेम करना है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड से आप डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करो। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों की मेंटालिटी में डिफरेंस आ गया। ठीक है, दोनों के अंदर अमाउंट का डिफरेंस आ गया। ठीक है, जबकि मेरी एसेट अगर 1 लाख रुपए की है तो मुझे अकाउंट्स भी कहेगा कि मैं बुक्स में 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन डालूंगा, और मुझे इनकम टैक्स भी कहेगा कि आप 1 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो। बट देयर माइट बी डिफरेंस इन द वैल्यूज। अगर मैं आज एसेट अकाउंटिंग प्रॉफिट में लाख रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा हूं, हो सकता है मैं इनकम टैक्स के अंदर 50,000 का करूं या फिर 1.5 लाख का कर रहा हूं। ठीक है, तो एक तो डिफरेंस ऐसे हो सकते हैं जो अकाउंटिंग प्रॉफिट कुछ और कहता है और इनकम टैक्स एक्ट मुझे कुछ और कहता है। ठीक है, दूसरे डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, ऐसे कोई खर्चे हो सकते हैं जो इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं कि आप इसको क्लेम नहीं कर सकते, आपने किसी लॉ की पेनल्टी पे करी है। ठीक है, यू कैन नॉट क्लेम दैट इन योर इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, भाई इस खर्चे को जोड़ो, इनकम बढ़ाओ, इसके ऊपर टैक्स दो। बट अकाउंटिंग कहेगी आप इसको एक्सपेंस में डालो। नहीं, अकाउंटिंग तो कहेगी ये तो आपका खर्चा है, आप इसको एक्सपेंस दिखा लो, आपने पेनल्टी पे की है, यू शुड एक्सपेंस इट ऑफ। ठीक है, तो इसलिए ये वाले डिफरेंसेस हमारे आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये छोटे मोटे डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर मैं रेट ऑफ टैक्स लगाता हूं तो मेरा जो एक्चुअल टैक्स मैंने पे किया है वो अमाउंट कभी भी नहीं आएगी, बिकॉज देर आर सर्टेन डिफरेंसेस। ठीक है, इन्हीं डिफरेंसेस को कोप अप करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, डेफर्ड टैक्स। ठीक है, बिकॉज करंट टैक्स तो वो टैक्स हो गया जो मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स दिया है सरकार को, करंट टैक्स तो मेरा वो टैक्स हो गया। बट
ऐसा क्या वेरिएंस आ गया जी, ऐसा क्या वेरिएंस आ गया जिसकी वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से अलग हो गए, उन चीजों की बात करता है कौन सा, डेफर्ड टैक्स के अंदर। अब इसके अंदर भी कुछ डिफरेंसेस आते हैं जिसको डेफर्ड टैक्स भी डील नहीं करता, उसको हम अलग से डिस्क्लोज करते हैं कि भाई ये तो परमानेंट इन नेचर है, ठीक है, उसके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, हम आईसीए के मॉड्यूल रेफर कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, हम एक बार थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या कहता है, दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन income and follow the concept of matching expenses against revenue for the period. Yes, because ये matching concept follow करता है, किस तरीके से ये मैच करने की कोशिश करता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट दोनों को मैच करने की कोशिश करता है, जो भी डिफरेंसेस हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसको मैच करता है, ये टैक्सेबल इनकम मे बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम द इनकम रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हिच इज आवर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो इसको कोप अप करने के लिए हम एएस 22 के पास आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जिसको हम एएस 22 के अंदर पहले समझ लेते हैं, फिर आगे हम चलते हैं एएस 22 कहता है क्या। पहला कहते हैं अकाउंटिंग इनकम अकाउंटिंग लॉस, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड है एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर डिडक्टिंग इनकम टैक्स एक्सपेंस व्हिच टॉक्स अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। जो भी हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसको हम कहते हैं कि आपका क्या है जी, अकाउंटिंग इनकम है, बिकॉज प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर ही आप क्या देते हो, टैक्स कैलकुलेट करते हो और उसी के ऊपर ही आप टैक्स भरते हो। टैक्सेबल इनकम क्या है, टैक्सेबल इनकम वो है जो भी आपने टैक्स लॉस के हिसाब से कंप्यूट करी है, दैट इज योर टैक्सेबल इनकम। अब यहाँ पे ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 की ही बात करते हैं, नहीं, बिकॉज देयर माइट बी इंस्टेंसेस कोई इंडिया की कंपनी जिसकी फॉरेन ऑपरेशन हो और उसके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हो, राइट, ठीक है। तो ये कहते हैं कि आपने टैक्स कंप्यूट किया है, जो टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करी है एज पर द रेलिवेंट टैक्स लॉ ऑफ द कंट्री, ठीक है, एज पर द बेस्ड ऑन द टैक्स लॉस ऑफ द कंट्री, ठीक है। उसके बेसिस पे अगर आपने जो भी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करी है, जो भी टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी है, उसको आप यहाँ पे टैक्सेबल इनकम जो है ट्रीट कर लो। यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलरली ये नहीं है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के पास ही हमें जाना है, ठीक है। अब जी क्या आ गया, अब इस टैक्सेबल इनकम पे जो टैक्स चार्ज होगा, ठीक है, वो कहाँ आएगा, हमारा टैक्स एक्सपेंस के अंदर आएगा। अब हमने क्या बात करी थी कि भाई टैक्स एक्सपेंस के तो दो भाग हैं, ठीक है। एक भाग कहता है करंट टैक्स, जो इसकी बात करता है, ये वाला टैक्स जो इस पे निकला, ठीक है। फिर बात करता है डेफर्ड टैक्स की, भाई डिफरेंस क्यों आ गया, अगर हम अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं तो इतना टैक्स क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो ये चीजें हम क्या सीखनी पड़ेंगी डेफर्ड टैक्स के अंदर। तो हम अगर बात करें टैक्स एक्सपेंस जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर दिखता है, ठीक है, जो हम कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं या कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, वहां पे जो हमें टैक्स एक्सपेंस दिख रहा होगा, ठीक है, वहां पे दो पार्ट आ रहे होंगे, एक होता होगा करंट टैक्स और एक होता होगा डेफर्ड टैक्स। अब होता क्या है जी करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। करंट टैक्स तो हमने बता दिया, सिंपल हो गया, जो आपने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो भी टैक्सेबल लायबिलिटी कंप्यूट करी, दैट इज योर करंट टैक्स। बट व्हाट इज डेफर्ड टैक्स, ठीक है। डेफर्ड टैक्स के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि सपोज, ठीक है, हमारे पास 35 एडी की डिडक्शन मिलती है, ठीक है। 35 एडी किसी बात करता है, वो बात करता है साइंटिफिक रिसर्च, जिसमें वो कहता है कि जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने इनकर किया है उसको आप 100% जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। बट अगर मैं अकाउंट्स के पास जाऊं, अगर मैंने कोई साइंटिफिक रिसर्च का एक्सपेंडिचर क्लेम किया है तो इसको कैपिटलाइज करो, इसको कैपिटलाइज करो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमोर्टाइज करो। ये अगर आपने कोई कैपिटल गुड्स खरीदे थे साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो इसको कैपिटलाइज करो और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट करो, ठीक है। तो मेरे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के अंदर डेप्रिसिएशन का खर्चा कैसे आ रहा होगा, एसएलएम मेथड पे या डब्ल्यूडीबी मेथड पे जितना उसका पार्ट होगा। बट इनकम टैक्स के पास मैं जाऊंगा तो वो कहेगा कि नहीं यार, आपने डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम कर रहे हो, ठीक है, आप तो इसको पूरा एज अ रिडक्शन क्लेम कर लो। तो हो सकता है अगर 10 लाख रुपए की एसेट थी और उसकी 10 साल की लाइफ थी, मैंने अकाउंटिंग प्रॉफिट के अंदर 1 लाख रुपए का खर्चा डाला हो और इनकम टैक्स कह रहे हो कि आपको यहाँ पे 10 लाख का ही खर्चा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो सकता है जिसकी वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम जो होगी कम हो जाएगी, बिकॉज मैंने वहां पे ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर ली। यस, ठीक है। तो जब मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो गई तो मैं कह सकता हूं भाई आज मैंने कम टैक्स पे कर दिया, जिसका खामियाजा मुझे आगे आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा, ठीक है। क्यों भुगतना पड़ेगा, बिकॉज आगे आने वाले टाइम में मुझे उतना ही टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, बिकॉज आगे आने वाले समय मुझे इनकम टैक्स एक्ट जो है वो डिडक्शन अलाउ नहीं करने वाली है, ठीक है। जैसे कि हम अगर लिख के समझें, ठीक है, तो लिख के समझते हैं तो हम क्या कहेंगे भाई, ठीक है, लिख के समझो मेरे साथ एक बार, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, ठीक है, कैसे चलेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, 3 सालों के लिए लेते हैं। हमने कहा हमारी इनकम थी इस बार 50 लाख रुपीज की, ठीक है, और रेट हम ले लेते हैं टैक्स का विच इज 30% टू कीप इट सिंपल। अभी हम टैक्स में निकाल, हमने कहा इस पे 30% लगना चाहिए था, ठीक है, और इसका टैक्स होना चाहिए था 15 लाख रुपए का टैक्स होना चाहिए था, राइट।
यहाँ तक ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से 15 लाख का टैक्स आना चाहिए। अगर हम टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, 50 लाख रुपीज के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स आए, ठीक है, और इसमें से हमने माइनस कर दिया कितना डिडक्शन, हमने कहा भाई 10 लाख रुपए की एसेट थी और आपने कितना डाला हुआ है, 10 ईयर की लाइफ थी, आपने 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ। हमने कहा नहीं भाई 1 लाख का खर्चा नहीं क्लेम करोगे, आप पूरा 10 लाख क्लेम करो, हम आपको 35AD के अंदर एग्जम्पशन देते हैं, डिडक्शन देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से माइनस किया, 1 लाख तो ऑलरेडी हो चुका था, हमने 9 लाख रुपए रिमेनिंग जो है माइनस कर दिया। हमने अकाउंटिंग टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकाले कितने, 41 लाख रुपीज के। अब इस पे इन्होंने कितना दिया, 30% दिया, 30% टैक्स दिया, ठीक है। 30% टैक्स दिया तो कितना आया, 12,30,000। तो मैं कह सकता हूं मैं आज जो है कम टैक्स देके आया हूं सरकार को। यस, बिकॉज सरकार ने मुझे एकदम ही डिडक्शन अलाउ कर दी, जो कि अकाउंटिंग मुझे अलाउ नहीं कर पाई। अब अगले साल जाता हूँ, अगले साल कहता हूँ मेरी इनकम है 60 लाख रुपीज की, ठीक है। अब इसके अंदर 1 लाख का डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ, बिकॉज अकाउंट्स को तो पता नहीं हमने टैक्स में क्या किया, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जुड़ा होगा। अब यहाँ पे जब टैक्स में आऊंगा तो टैक्स वाले में अच्छा बड़े चलाक हो, पिछले साल भी क्लेम करके सारा का सारा और इस साल भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर, नो, यहाँ पे आप ऐड करो 1 लाख रुपए, टैक्स तो कितने पे, 61 लाख रुपीज पे। यस, उनका बात भी जायजा हो गया, पिछले साल 10 लाख क्लेम करके गए थे, अब दोबारा क्यों आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं मैं आगे आने वाले समय में टैक्स ज्यादा दूंगा सरकार को, राइट। अगर मैंने आज कुछ क्लेम कर लिया है ऐसा जिसकी वजह से मेरी टैक्स लायबिलिटी कम है, उतनी ही टैक्स लायबिलिटी मुझे आगे जाके ज्यादा देनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को कॉप अप करने के लिए हमारा कंसेप्ट आता है क्या, डेफर्ड टैक्स का, ठीक है, जो क्या बात करता है, डेफर्ड टैक्स हमारी दो तरीके की, एक असेट अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है, और एक होता है हमारा क्या, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। एक डेफर्ड टैक्स एसेट, एक होता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एसेट कहता है कि अगर आज ज्यादा टैक्स दे दिया है, ठीक है, राइटिंग करने जाना, ठीक है। तो अगर मैंने आज जो है ज्यादा टैक्स दे दिया है, या फिर मैं क्या दूंगा, और कल कम टैक्स दूंगा, ठीक है। आज मैंने ज्यादा टैक्स दे दिया और मैं कल जो है कम टैक्स दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी क्या बनती है, डेफर्ड टैक्स असेट, ठीक है। इतना सिंपल नहीं है, थोड़ी बहुत और चीजें आएंगी, बट अगर सरल भाषा में समझे तो हम क्या करेंगे, अगर मैंने आज कम दिया है टैक्स, ठीक है, आज ज्यादा टैक्स दे दिया है, तो मैं आने वाले समय में अगर कम टैक्स देता हूँ, इन दोनों में से कुछ भी सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम कहते हैं यहाँ पे आपका क्या बनेगा, डेफर्ड टैक्स असेट बनेगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर मैंने आज कम टैक्स दिया है और कल ज्यादा टैक्स देना है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, मेरे ऊपर क्या बन रही है, लायबिलिटी बन रही है, लायबिलिटी बन रही है, तो मुझे सरकार को आगे जाके ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो इसकी बात कौन करता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी करता है, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर है, आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात आ गई, जब हम टैक्सेबल प्रॉफिट्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें अराइज होते हैं डिफरेंसेस, किससे डिफरेंसेस होते हैं, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट से, ठीक है। अकाउंटिंग प्रॉफिट से जो डिफरेंसेस अराइज होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं टेम्पररी, जिनको हम टाइमिंग डिफरेंस कहते हैं, ठीक है, और एक होते हैं हमारे परमानेंट डिफरेंसेस, ओके। एक होते हैं हमारे क्या, परमानेंट डिफरेंसेस, ठीक है। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बात करता है डेफर्ड टैक्स की, तो डेफर्ड टैक्स जो डील करता है वो खाली किससे करता है, टाइमिंग डिफरेंसेस से, टाइमिंग डिफरेंसेस से डील करता है, टेम्पररी डिफरेंसेस से डील करता है। डेफर्ड टैक्स कभी भी डील नहीं करता किससे, परमानेंट डिफरेंसेस से। तो टाइमिंग डिफरेंस क्या होते हैं सर, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस वो डिफरेंसेस हैं जो कि दोनों के दोनों अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ठीक है, दोनों भी की दोनों डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज इनका मेथड अलग हो सकता है दोनों का, अकाउंटिंग भी नहीं डिनाई कर रही है और इनकम टैक्स एक्ट भी डिनाई नहीं कर रही है। मतलब क्या होता है सर इसका, कि मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करता हूं, ना मुझे अकाउंटिंग मना करती है डेप्रिसिएशन क्लेम करने से, ना मुझे इनकम टैक्स एक्ट मना करती है डेप्रिसिएशन क्लेम करने से। ये दोनों क्या कहते हैं, हाँ यार आप मेरे मेथड से कर लो, आप मेरे मेथड से कर लो, बट दोनों के दोनों अलाउ करते हैं। 35AD साइंटिफिक रिसर्च,
दोनों के दोनों खर्चा अलाउ करते हैं। एक कहता है कि आप डेप्रिसिएशन के बेसिस पे उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको डेप्रिसिएट करो, और दूसरा कहता है कि भाई 3580 की डिडक्शन लो, आज ही की सारा जो है डिडक्शन जो है क्लेम कर लो। बट दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो जहां पे दोनों के दोनों डिनाई नहीं कर रहे, इट्स जस्ट एक टाइमिंग का गैप है। एक कहता है आज कर लो, एक कहता है कल कर लो, एक कहता है कल कर लो, एक कहता है आज कर लो। तो इसको हम कहते हैं क्या, टाइमिंग डिफरेंसेस या फिर टेम्पररी डिफरेंसेस। बट बात आती है परमानेंट डिफरेंस। सर परमानेंट डिफरेंस क्या हो सकता है, ऐसी कोई रिडक्शन बताओ। ऐसी रिडक्शन होती है आपने पेनल्टी पे कर दी किसी लॉ की, ठीक है। अगर आपने पेनल्टी पे कर दी तो उस केस में क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट कभी आगे जाके कहेगा कि पेनल्टी को खर्चा क्लेम कर लो। तो नहीं यार, वायलेशन का आपने पैसा दिया है, इसका आपको बिजनेस का क्या लेना देना, ठीक है। आपने पेनल्टी पे करी है किसी लॉ की, हम तो आपको डिडक्शन जो है अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस केस में ऐसे डिफरेंसेस जहां पे एक बंदा मना कर दे, ठीक है, एक कहते कि मैं नहीं दूंगा इसकी डिडक्शन, तो यहाँ पे उसको डिफरेंसेस को कहेंगे परमानेंट डिफरेंसेस। और इन डिफरेंसेस को कभी भी डेफर्ड टैक्स के अंदर डील नहीं किया जा सकता। म्हणजे क्या मतलब होगा इसका सर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि भाई जब आपका टैक्स एक्सपेंस आएगा, ठीक है, टैक्स एक्सपेंस आएगा, तो उस टैक्स एक्सपेंस के अंदर और जो टैक्स आप कैलकुलेट करोगे अकाउंटिंग प्रॉफिट्स के ऊपर, उसमें जो डिफरेंस हो सकता है वो खाली किन वजहों से हो सकता है, वो हो सकता है खाली परमानेंट डिफरेंसेस की वजहों से डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज कभी कोई डिफरेंस नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। यहां तक हमने बात कर ली कि भाई डेफर्ड टैक्स होता है, करंट टैक्स होता है। करंट टैक्स होता है जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट होता है, दैट इज आवर करंट टैक्स। और डेफर्ड टैक्स होता है वो टैक्स जो कि टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंसेस के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, जो कि आगे जाके रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। उन डिफरेंसेस के ऊपर जो कैलकुलेट होता है उसको डेफर्ड टैक्स कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमने क्या दिया भाई डेफर्ड टैक्स और टेम्पररी के ऊपर आता है। अब डीटीए आएगा या डीटीएल आएगा, ठीक है, डीटीए आएगा या डीटीएल आएगा, ये कैसे पता चलेगा सर, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट आएगा या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा, ये कौन बताएगा, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाइज बताएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें प्रूडेंस फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग के अंदर। अकाउंटिंग हमें कहती है नेवर अकाउंट फॉर फ्यूचर प्रोबेबल गेन्स, ठीक है। अकाउंटिंग हमें सीधी सरल भाषा में कहती है कि भाई प्रोविजन ना खर्चेगा, कभी एक्सपेक्टेड गेन को रिकॉग्नाइज नहीं करवाती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, डीटीए किस चीज की बात करता है, डीटीए तो हमारा कह रहा है कि हम आगे जाके कम देंगे, हमें आगे जाके बेनिफिट हो जाएगा, नहीं, इट इज योर एसेट, बिकॉज आज आपने ज्यादा दे दिया है, रियल मनी आपकी जेब से गई है इसकी वजह से, ठीक है। और ये कहता है कि भाई डीटीए आप तभी रिकॉग्नाइज करोगे जब आपका प्रूडेंस सेटिस्फाई होगा। अब सर प्रूडेंस क्या होता है सर, सर प्रूडेंस सेटिस्फाई होगा कि मतलब क्या होना चाहिए, यहाँ पे रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो आप डीटीए बना रहे हो आप आगे जाके इसका बेनिफिट क्लेम कर पाओगे, ठीक है। ऐसा डीटीए तभी बन पाएगा जब आपकी रीजनेबल सर्टेनिटी है, प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास कन्विंसिंग एविडेंस है। ये क्या है, कन्विंसिंग एविडेंस है। सर कन्विंसिंग एविडेंस क्या होता है कि मैं कहता हूं, ठीक है, कि भाई मैं इस डीटीए को क्लेम कर लूंगा, ठीक है, कैसे कर लूंगा, व्हाट इज द बेस बिहाइंड दैट। आप कहोगे सर डीटीए क्यों नहीं क्लेम कर पाया, क्या रीजन हो सकता है, हम रीजन पे आते हैं। जैसे कि आपको एक साल में अकाउंटिंग लॉस हुए, कितने के, 10 लाख रुपए के क्या हुए, लॉसेस हो गए, घाटे हो गए बिजनेस में, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है यहाँ पे, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आप इस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर पा रहे, मतलब यूज नहीं कर पा रहे आज, ठीक है, आप इस लॉस को क्या कर लो, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। उसके कैरी फॉरवर्ड के मेथड्स हैं कि भाई बिजनेस लॉस जो है 8 सालों तक जाएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का अलग जाएगा, ठीक है। तो 2 इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है। बट जैसे हमें इनकम टैक्स बिजनेस लॉस के बारे में कहते हैं कि आप 8 साल तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब क्या भाई कि भाई आपने 1 साल घाटा कर लिया था, अगले साल अगर आप कमाओगे तो इतना जो घाटा है ना इसको माइनस कर देना उस कमाई से, ठीक है। जो ऊपर आपने कमाया है उसके ऊपर टैक्स पे कर देना, हमारे फायदे की बात है, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रॉफिट कुछ ऐसा कहता है कि अगर इस साल आपका लॉस आया अकाउंट्स में, तो जब आप अगले साल का प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे तो नीचे से माइनस कर देना पिछले साल का लॉस और नेट दिखा देना, नहीं, ठीक है। अकाउंटिंग तो ऐसी बात नहीं करता, अकाउंटिंग के अंदर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं कह सकता हूँ आज मैंने लॉस के ऊपर 0 टैक्स दिया है, बट इस लॉस का बेनिफिट मैं आगे आने वाले सालों में उठा सकता हूँ, ठीक है। आगे आने वाले सालों में जब मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं इस लॉस को सेट ऑफ करके कम टैक्स दूंगा। तो हमने क्या बात करी थी भाई, हमने कहा था कि भाई अगर कल कम टैक्स दूंगा तो मैं क्या बात करूंगा, डेफर्ड टैक्स असेट की बात करूंगा। तो एक क्राइटेरिया में फॉलो करेगा, या तो मैंने आज ज्यादा देना था या फिर मैं कल कम दूंगा। यहाँ पे कौन सा फॉलो करेगा कि मैंने कल कम टैक्स देना है, ठीक है। तो हमारा क्या मतलब बन गया, यहाँ पे हम कहेंगे कि भाई हमें डेफर्ड टैक्स असेट बनाना पड़ेगा। अब डेफर्ड टैक्स असेट बनाने के लिए हमें कंडीशंस है, वो कहता है कि भाई रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए और कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए। रीजनेबल सर्टेनिटी मतलब सेट ऑफ कब कर पाओगे,
ठीक है, सेट ऑफ आप तभी कर पाओगे जब आपको इनकम होगी। ठीक है, सपोज अगर कोई लॉस मेकिंग बिजनेस है, वो उसने 1 साल में लॉस इनकर किया और वो आगे आने वाले 10 सालों तक लॉस इनकर करेगा, तो ये तो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट तो खाली 8 सालों तक कहता है कि भाई आप 8 सालों तक की लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास क्या होनी चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए, रीजनेबल सर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो आप डीटीए बना रहे हो ये आगे जाके क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इतनी कैपेबिलिटी है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, भाई आप ईयर 1 पे हो, आपको कितने का लॉस हुआ है, 10 लाख रुपए का घाटा हुआ है, ईयर 2 में भी आप लॉस में हो, ईयर 3 में भी आप लॉस में हो, अगर आप ईयर 4 में प्रॉफिट में आ रहे हो तो हम कह सकते हैं कि यार नहीं, चौथे साल में प्रॉफिटेबल आ जाएंगे, वहां पे इस लॉस को जो है ये यूज कर पाएंगे और वहां पे कम टैक्स दे देंगे, राइट। ठीक है, जब अगर हमें कुछ ऐसा पता चल जाता है, कंपनी कहती है कि आप प्रॉफिट में आ जाएंगे हम चौथे साल में, हम कहेंगे कैसे आ जाओगे, व्हाट इज द कन्विंसिंग एविडेंस, तो हम प्रोजेक्शंस देते हैं, सर आपको, हमें प्रोजेक्शंस नहीं चलते। ठीक है, प्रोजेक्शंस किस पे बेस्ड हैं, ठीक है, आप कहते हो चौथे साल प्रॉफिट आएगा, कैसे आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है आपको, उसकी दिखाओ, डीलिंग दिखाओ हमें, ठीक है, कोई ठोस सबूत बताओ कि जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि ये जो है आप प्रॉफिट में आ जाओगे चौथे साल के अंदर। ठीक है, जब तक कंपनी हमें कन्विंसिंग एविडेंस नहीं देगी तब तक हम जो है उसके ऊपर डीटीए नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी ने प्रोजेक्शंस दी, कंपनी ने कन्विंसिंग एविडेंस दिया कि देखो हमारी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है, फेवर में हो गया है, ठीक है, हमें इतने % कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, ठीक है, और भी आगे मिल जाएंगे, जिसकी वजह से हम चौथे साल तक जो है प्रॉफिट में आ जाएंगे। दिस इज योर कन्विंसिंग एविडेंस। तो आप कहोगे हाँ चलो ठीक है, चौथे साल में प्रॉफिट में आ रहोगे, तो आज आप डीटीए बना लो, बिकॉज ये आप विद इन अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल के अंदर अंदर आप इसको यूज कर दोगे। यहाँ तक क्लियर है? यस। ठीक है, तो जहां पे रीजनेबल सर्टेनिटी हो जाए और कन्विंसिंग एविडेंस मिल जाए, वहां पे मैं क्या बना दूंगा, डीटीए बना दूंगा। और डीटीएल के लिए तो मुझे सोचना ही नहीं है, जहां पे मेरे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, जहां पे मुझे कह दिया भाई मुझे कल को ज्यादा देना है, तो वहां तो मुझे टैक्स डीटीएल तो बनाना ही पड़ेगा, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी तो बनानी पड़ेगी, बिकॉज प्रूडेंस फॉलो करता हूं और मैं आगे आने वाले इनकम, एक्सपेंस और लॉसेस को तो अभी अकाउंट फॉर कर लेता हूँ। क्लियर है? यस। ठीक है, तो चलो एक बार अब हम ऊपर से थोड़ी स्टैंडर्ड की भाषा पढ़ते हैं ताकि हमारा स्टैंडर्ड टिक हो जाए। करंट टैक्स वी नो, डेफर्ड टैक्स वी नो, डिफरेंस बिटवीन द टैक्सेबल इनकम एंड द अकाउंटिंग इनकम, उसको कहते हैं, 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है परमानेंट, एक होता है टाइमिंग। ठीक है, टाइमिंग डिफरेंसेस जो होते हैं, ऐसे डिफरेंसेस जो एक पीरियड में ओरिजिनेट होते हैं और कैपेबल ऑफ रिवर्सल हो जाते हैं। जैसे कि कैपेबल ऑफ रिवर्सल मतलब आज मैंने डेप्रिसिएशन यहाँ पूरा क्लेम कर लिया और वहां पे कम किया, बट अगर मैं 10 साल के बाद देखूंगा तो दोनों जगह मुझे 10-10 लाख रुपए डेप्रिसिएशन क्लेम किया होगा मैंने, बिकॉज ये कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बात करी, मशीनरी मैंने परचेस करी किसके लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रिलेटेड टू बिजनेस इज फुल्ली अलाउड एज डिडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फॉर टैक्स पर्पस, वेयर एज अकाउंटिंग गया कि भाई आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो इसके ऊपर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। परमानेंट डिफरेंस क्या होते हैं सर, जो कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स्ड नहीं होते, जो इनकम टैक्स या अकाउंटिंग प्रॉफिट में से कोई भी एक मना कर देता है, जो मेरे टैक्स एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं, उन डिफरेंसेस को क्या कहते हैं, परमानेंट डिफरेंसेस। Are the differences between taxable income and accounting income for a period that originate in one period and do not reverse subsequently। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंसेस को मैं कहता हूँ ये मेरे परमानेंट डिफरेंसेस हैं, जहां पे कोई भी एक मुझे मना कर देगा कि भाई मैं तो अलाउ नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल XYZ has been charged with the fine on late payment of the tax, जो कि हमें इनकम टैक्स में अलाउएबल एक्सपेंस नहीं है, तो अगर उसको लेट फीस लगे तो अकाउंटिंग के खर्चे में डालो, बट इनकम टैक्स उसको आगे जाके अलाउ कर देगा, नहीं करेगा। तो ये क्या है, हमारा परमानेंट डिफरेंस। ठीक है, आ जाइए आगे आ जाइए। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं हम क्या, डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी जो भी रिकॉग्नाइज हो बुक्स में हमेशा नेट होके जाएगी। सपोज आपने एक चीज के ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाई है, दूसरी चीज के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाई है, दोनों का जो नेट इंपैक्ट है वही आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, बी इट डेफर्ड टैक्स एसेट, बी इट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि भाई आपको अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए का रीअसेसमेंट करना है और रिकॉग्नाइज डीटीए को रिव्यू करना है, खाली डीटीए की बात करता है ये। ठीक है, ये क्यों सर, जैसे कि हमने बात करी थी कि हमें लॉस हुआ, ठीक है, अगर बिजनेस हमें कन्विंसिंग एविडेंस नहीं प्रोवाइड कर पाता, बिजनेस कहता है कि भाई चौथे साल तक मुझे प्रॉफिट होता है और हमें वो कन्विंस नहीं कर पाता, तो उस केस में हम क्या करते, उस केस में हम क्या करते, भाई अगले साल जाके फिर से रीअसेस करते कि हाँ जी सर हम ऑडिट करने आए हैं, पिछले साल आपको लॉस हुआ था, हमने सुना था और हमारे टीम ने बताया था, पिछले साल आपको लॉस हुआ था तो हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था बिकॉज ऑफ कन्विंसिंग एविडेंस नहीं प्रोवाइड करी, बट आप तब बात कर रहे थे कि आपकी डील फाइनल हो जाएगी, आप हमको इस साल दिखा दोगे, हुआ कुछ ऐसा? अगर कंपनी कहती है यस,
मेरी डील फाइनल होगी और मुझे चौथे साल में जाके प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, हमारे पास कन्विंसिंग एविडेंस है, तो हम आज आपकी अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को क्या कर देते हैं, रिकॉग्नाइज कर देते हैं, बिकॉज आपने हमें इस साल क्या दे दिया, कन्विंसिंग एविडेंस दे दिया। ठीक है, और अगर हमने पिछले साल रिकॉग्नाइज किया था, कंपनी ने कहा था कि भाई कुछ परसेंट डील हमारी हो गई है, ये देखो उसके प्रूफ, और ये अभी अगले साल आपकी पूरी डील हो जाएगी, जिसके वजह से आपको हम पूरा प्रोविडेंट एविडेंस जो है प्रोवाइड कर देंगे। हमने कहा चलो ठीक है यार, हमने कहा चलो इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट। अगले साल हमारे पे हमने कहा कि सर क्या हुआ, आपने डेफर्ड टैक्स पिछले बार रिकॉग्नाइज किया था, तो इस बार हुआ डील फाइनल होगी? उन्होंने कहा नहीं यार, हमारी डील तो है कैंसिल हो गई है। तो उस केस में क्या होगा जी, हमने रिव्यू करेंगे ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को, और अगर हमारा कन्विंसिंग एविडेंस इस साल नहीं आता तो हम कहेंगे सर जी आप इसको जो है रिवर्स करो अपने डेफर्ड टैक्स एसेट को, बिकॉज इस साल आपके पास रीजनेबल सर्टेनिटी का प्रूफ नहीं करवा पा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है एनी सच राइट डाउन में बी रिवर्स्ड टू द एक्सटेंट दैट इट बिकम्स रीजनेबली सर्टेन और वर्चुअली सर्टेन एज अ केस में बी दैट सफिशिएंट फ्यूचर टैक्सेबल इनकम विल बी अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को भी रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल सर्टेनिटी की बात करता है, जो सपोर्ट होगी किससे, कन्विंसिंग एविडेंस के थ्रू। ठीक है, तो रीजनेबल सर्टेनिटी इंडेस का वर्ड है और वर्चुअल सर्टेनिटी जो है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वर्ड है। ठीक है, दोनों का मतलब जो है सेम है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वर्चुअल सर्टेनिटी सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, और वहां पे बोलते हैं रीजनेबल सर्टेनिटी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात करता है, कन्विंसिंग एविडेंस वो एविडेंस होता है जो कि मेरली बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, जिसके अंदर एक पावर है, ठीक है, जो अपने आप को प्रूव करने के कैपेबल है। ठीक है, कि भाई अगर मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट बढ़ेंगे तो क्यों बढ़ेंगे, ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाट इज द टैंजिबल, व्हाट इज द अंडरलाइंग सब्सटेंस बिहाइंड दैट। ठीक है, वो चीज मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो बात करते हैं डिस्क्लोजर्स की। ठीक है, डिस्क्लोजर्स की अगर हम बात करें, कोई स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स नहीं है AS 22 के। ठीक है, कि आपको करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स दिखाना, बट हमें कंपनीज एक्ट को फॉलो करना पड़ता है, जिसके तहत हमें क्या करना पड़ता है, हम कहते हैं कि भाई हमें करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ओके, और अकाउंटिंग AS 22 जो है वो कोई रिकंसिलिएशन नहीं मांगता बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट्स एंड द टैक्स एक्सपेंस, ऐसी कोई रिकंसिलिएशन AS 22 नहीं मांगता है। ठीक है, और आपको जो है, आप जो भी डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओगे या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाओगे, उसके अंदर जो है आपको जो है ब्रेकअप बताना पड़ेगा, कि क्योंकि आप बैलेंस शीट के अंदर तो नेट दिखा रहे हो, बट आपको ब्रेकअप बताना पड़ेगा कि भाई मैंने कितने पे डेफर्ड टैक्स एसेट बनाया और मैंने कितने पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाया, और इसका नेट इंपैक्ट जो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो है जा रहा है, ये चीज आपको जो है डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ओके, हाँ, yes, so there are certain explanation which have been provided under AS 22, जो बात करते हैं कि टैक्स हॉलीडेज के अंदर जो हम 80IA IB 10A 10B हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम कहते हैं कि पहले 5 सालों तक प्रॉफिट जो भी कंपनी कमाएगी उसके ऊपर हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है, टैक्स नहीं लेंगे, इनकम टैक्स एक्ट जहाँ पे कहती है। तो अगर टैक्स हॉलीडेज वाले जो सेक्शन है, वहां पे डेफर्ड टैक्स एक्ट की क्या बात आएगी, यहाँ पे कह रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगर कोई टैक्स हॉलीडे दे रहा है, कौन, इनकम टैक्स एक्ट आपको क्या दे रही है, टैक्स हॉलीडे दे रही है, तो उस केस में आप जो टैक्स डेफर्ड टैक्स निकालोगे उस पीरियड में नहीं निकालोगे। जो पहले 5 साल के प्रॉफिट इनकम टैक्स ने कहा कि हम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स कर देंगे, आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो उस 5 सालों में आप डेफर्ड टैक्स नहीं निकालो, उसमें जो टेम्पररी डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको आप नहीं कंसीडर करोगे। जब 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद के पीरियड के लिए आप क्या निकालना शुरू करोगे, उसके बाद के पीरियड के टेम्पररी डिफरेंसेस के लिए आप क्या निकालोगे, डेफर्ड टैक्स निकालोगे, कंसीडरिंग द प्रोविजन ऑफ AS 22। ठीक है, तो सेम गोज हियर एज वेल। यहाँ पे भी ये कहता है कि जब टैक्स हॉलीडे का पीरियड एक्सपायर हो गया उसके बाद के प्रॉफिट्स के लिए आप क्या निकालना शुरू कर दो, डेफर्ड टैक्स निकालना शुरू कर दो। अब हियर कम्स द सेक्शन 115JB, जो बात करते हैं किसकी, मैट की। मैट का मतलब मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। ठीक है, तो मैट क्या कहता है, मैट कहता है कि भाई आप जो इनकम टैक्स के टैक्सेबल इनकम निकालते हो वो तो ठीक है, ठीक है, आप क्या निकालोगे, बुक प्रॉफिट्स निकालने शुरू करो। ठीक है, तो वो क्या होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, और देयर आर सर्टेन लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैट के अंदर हमें एडजस्ट करनी पड़ती है, जिससे हम अराइव होते हैं किस पे, बुक प्रॉफिट्स के ऊपर। ठीक है, तो जब हम बुक प्रॉफिट और टैक्सेबल इनकम दोनों के ऊपर टैक्स निकालेंगे, ठीक है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर तो एज पर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविजन निकलेगा टैक्स, और मैट का जो बुक प्रॉफिट निकलेगा उसमें रेट स्पेसिफाइड है, वो रेट से आप टैक्स निकालोगे। जिसका भी ज्यादा टैक्स आया बुक प्रॉफिट और हमारा टैक्सेबल इनकम के ऊपर, अगर मैट से ज्यादा आता तो आपको मैट वाला टैक्स जो है सरकार को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहता है कि भाई अगर मैट की कैलकुलेशन कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैंने मैट वाला टैक्स
पे किया है तो उस टैक्स को आप कंसीडर नहीं करोगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग डेफर्ड टैक्स, बिकॉज आप ये नहीं कह सकते कि मैंने इतना टैक्स ज्यादा पे किया। आप जो है नॉर्मल प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट को ही फॉलो करोगे। ठीक है, इसके लिए हम छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे 6 लाख रुपए के हैं, बुक प्रॉफिट एज पर मैट 3,50,000 रुपए के हैं, और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट है 60,000 रुपए के। रेट ऑफ टैक्स नॉर्मल दिया हुआ है 20%, जो कि निकलेगा क्या, इसके ऊपर लगेगा इनकम टैक्स एक्ट के प्रॉफिट्स के ऊपर, और 7.5% का मैट का रेट है जो कि किस पे लगेगा, बुक प्रॉफिट्स के ऊपर। तो हम कंप्यूट करते हैं टैक्स। जब हमने अकाउंटिंग प्रॉफिट के ऊपर निकाला तो हमारा आया 1,20,000। ओके जी। जब हमने इनकम टैक्स प्रॉफिट के ऊपर निकाला 60,000 के ऊपर आया हमारा 12,000, और जब हमने मैट का निकाला तो हमारा आया 26,250। तो सरकार क्या कहती है, टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लायबिलिटी और बुक प्रॉफिट के ऊपर मैट आप जोन सा भी ज्यादा आ रहा है आपको वो पे करना पड़ेगा। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, विच एवर इज हायर विच कम्स टू 26,250। ठीक है, तो हमने ये क्या कर दिया, ये हमने पे कर दिया। ठीक है, दिस इज आवर टैक्स एक्सपेंस। ठीक है, हमारा इतना करंट टैक्स के अंदर दिख रहा होगा। ठीक है, बट जब हम बात करेंगे डेफर्ड टैक्स की, डेफर्ड टैक्स कहेगा यहाँ पे, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की बात होगी। मैं कहूंगा आज मेरा टैक्स इतना बनता था और मैंने कम दिया है। ठीक है, बिकॉज मैं मैट को कंसिडर नहीं करूंगा, यहाँ पे 26,000 को कंसिडर नहीं करूंगा। मैं कहूंगा कि मैंने भाई कम टैक्स दिया है तो मतलब आगे ज्यादा दूंगा, आगे ज्यादा दूंगा तो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाऊंगा। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब बनाऊंगा तो मैंने क्या किया, अकाउंटिंग प्रॉफिट माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन द प्रॉफिट्स कंप्यूटेड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, ना कि मैट के प्रोविजन से। तो मैंने 1,08,000 का क्या बना, मेरा DTL बना। ठीक है, अब एक्सपेंस कैसे आएगा, डेफर्ड टैक्स का खर्चा कितना आया, वो आया 1,08,000 रुपए। करंट टैक्स के अंदर कितना आया, 26,250। इसके अंदर भी दो पार्ट जुड़े हुए हैं, एक नॉर्मल टैक्स है कितने का, 12,000 रुपए का, और हमारा कितना, कितने का, 14,250 रुपए का क्या है, एक्सेस ऑफ मैट ओवर द नॉर्मल टैक्सेबल इनकम। ठीक है, जहां पे मैट की बात करेगा क्वेश्चन, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप चाहोगे कि भाई मैट कैलकुलेट होगा, मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट का कितना टैक्स बनता है और मेरा नॉर्मल टैक्सेबल इनकम का कितना टैक्स बनता है, दोनों का डिफरेंस होगा, दैट इज माय मैट, सॉरी दैट इज माय डेफर्ड टैक्स। ठीक है, डेफर्ड टैक्स मेरा वहां से निकल गया, और मैट की लायबिलिटी को मैं सेपरेटली कंसीडर करूंगा करंट टैक्स के अंदर, ना कि डेफर्ड टैक्स के अंदर। चलिए, ठीक है, तो ऐसे करके हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग इसके क्वेश्चन सारे ट्राई कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पिंग कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे इसके सॉल्यूशंस आपको शेयर करवा दिए जाएं, या फिर आप नीचे दिए गए लिंक के ऊपर भी आप जो है इस नंबर पे भी आप हमें टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर देंगे। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सबको लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप ऐसे ही इसको लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, हम ताकि आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट आगे बनाते रहे, और सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हम वन शॉट में अपने एग्जाम से पहले पूरा का पूरा रिवाइज कर पाए। थैंक यू सो मच।